नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 में शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का ये एक सेशन होने वाला है, जो बार बार जो प्रश्न है ना वो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है? एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा बताना। देखो इसमें क्या करना है, एक छात्र की दृष्टि से, यानी कि आप क्या हो, एक छात्र हो, उसकी दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ है ना, उसका संगठन करना है, उसकी उसके बारे में आपकी धारणा क्या है वो बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर एक क्या दे रखा है? इनमें से कोई लाभ नहीं, यानी इनसे कोई लाभ नहीं, जो ये छात्र संघ बनाएंगे ना उससे कोई लाभ नहीं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है? विद्यालय में दादागिरी फैलेगी। देखो विद्यालय में क्या है? दादागिरी फैलेगी। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो अगर छात्र संघ संगठन बनता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो क्या होगा? छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहा है? आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। आपके हिसाब से, आपके आपके विचारों से बताना है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है ना वो क्या होना चाहिए। ठीक है। तो देखो ऑप्शन दे रखा है यहाँ, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, साक्षर यानी पढ़े लिखे बनाना, या बालकों का सर्वांगीण विकास। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में से सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन क्यों होगा? कि देखो सर्वांगीण विकास है ना, इसमें कौन सा आता है? जो शारीरिक विकास है ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, या इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। यानी जो मनुष्य की जो तीनों बालकों की जो तीनों विकास है ना, शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, ये तीनों विकासों का को ही सर्वांगीण विकास कहते हैं। और शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बालक में ये तीनों विकास हो सके, तो बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहा है? शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, अगर हम शिक्षा लेते हैं वो शिक्षा को कब सार्थक मानेंगे? जब मानेंगे जब देखो यहाँ पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो देखो शिक्षा सार्थक होगी कब होगी? जब छात्र केंद्रित हो। ठीक है। शिक्षा क्या हो? छात्र केंद्रित हो, तभी वो सार्थक होगी। क्योंकि देखो अगर शिक्षा किसको मिलती है? बच्चों को देते हैं। और अगर बच्चों को मिलती है और बच्चों में अगर हमें उस उनको ही अगर माध्यम लेके, या उनको ही मेन मान के अगर नहीं करेंगे तो बच्चों में विकास नहीं होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं। तो इसलिए शिक्षा सार्थक तभी होगी जब जो पाठ्यक्रम या जो भी शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या हो? छात्र केंद्रित हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार क्या बोल रहा है? देखो एक क्वेश्चन नंबर चार बोला सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सोशल और इकोनॉमिकल रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बालकों या बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि के बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्लास में किस प्रकार का माहौल होना चाहिए? जो उनको क्या करे, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करे। देखो वर्गीकृत तो करना ही नहीं है, कभी भी कक्षा के अंदर वर्गीकरण नहीं करना है। समझ गए? तो ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। उन्हें उचित व्यवहार सिखाता है, तो उन्हें उचित व्यवहार सिखाता है, ये अभी नहीं होगा। देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर तीन, उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए। देखो हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि उनके सांस्कृतिक कल्चर को और उसकी भाषाई ज्ञान को महत्व देना चाहिए। ठीक है। उनके जो बच्चे हैं ना, उनको उनके जो सांस्कृतिक कल्चर है, उनका सांस्कृतिक कल्चर है और उनकी भाषाएं, उनको महत्व देना चाहिए तथा उनका उपयोग भी करना चाहिए। कक्षा में क्या कैसा माहौल होना चाहिए? जो उनके सांस्कृतिक कल्चर को भी दिखाए और भाषाएं की का महत्व भी उनको बताए, उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है? शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है
शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है, यानी शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या होगा? शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर हम अभियोग्यता देखें तो शिक्षण की अभियोग्यता क्या होगी? शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित जो सभी योग्यताएं होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना सेशन को, ठीक है ना, और कमेंट ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? पाठ्यक्रम निर्माण यानी करिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं ना, उसमें कौन सी बातों को जो मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हमें ध्यान होना चाहिए कि हमें शिक्षक किस उद्देश्य के लिए दे रहे हैं बच्चे को। ठीक है, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि एवं योग्यताओं के, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि छात्र की आवश्यकता होनी चाहिए। भाई देखो वो कौन सी क्लास में है, उसकी योग्यता होनी चाहिए। आवश्यकता यानी कि उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो यो रुचि होनी चाहिए कि वो किस विषय में अपना आगे का जो जीवन है वो किस किस फील्ड में बनाना चाहता है, उसकी रुचि होनी चाहिए। और योग्यता होनी चाहिए, योग्यता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखो योग्य होगा कैसे? अगर मान लो कि बच्चा है वो 8th क्लास का है, और अगर आप उसको, उसकी योग्यता है 8th क्लास तक की, और आप उसको अगर 12th या 10th का या 9th क्लास का अगर उसको सिलेबस देंगे या पाठ्यक्रम देंगे तो उसकी योग्यता के विपरीत हो जाएगा ये, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन और ऑप्शन बी दोनों अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखो, भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन क्या है, वो आपके हिसाब से बताना है, यानी जो ऑप्शन है ना उनमें आपकी योग्यताओं के हिसाब से बताना है। तो देखो क्या होगा? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया और दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इनमें से बताना कौन सा होगा जो सीखने और सिखाने, भाषा को सीखने और सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाए। तो देखो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया कैसे? देखो अगर आप किसी भी भाषा के अगर जानते हो या जानना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा माध्यम क्या है? समाज के अंदर रहकर उसके बारे में जानो। जैसे कि अगर आप सबसे पहले देखो, अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? हम बोलना सीखते हैं। बोलना सीखते हैं तो कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार में, और परिवार के बाद में कहाँ आएंगे? अपने समाज में। तो वो जो परिवार और समाज में रहने के बाद में हम आते हैं कहाँ? स्कूल में या विद्यालय में। तो देखो हम कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं, तो समाज में सामाजिक अंतःक्रिया होगी, यानी हम एक दूसरे के साथ मेल जोल करेंगे या फिर मेल मिलाप करेंगे। उसके माध्यम से हम एक दूसरे को अपना विचार विमर्श, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो हमारी क्या होगी? अंतःक्रियाएँ होंगी वो। और उन अंतःक्रियाओं के कारण हमारे क्या होगी? भाषा सीखने और सिखाने में हमें योगदान होगा। तो महत्वपूर्ण क्या होगा? महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो भाषा सीखने और सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है क्या है? भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखो, लिखना, सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। देखो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है? संप्रेषण है। अब संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है कि विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। अगर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, उसे एक बोलते हैं संप्रेषण करना। यानी एक दूसरे से हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे से हम अपने विचार का आदान प्रदान करेंगे, तो वो किससे होगा? भाषा से होगा। तो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो हम अपने विचार है ना वो किसी और को बताए और वो अपना विचार हमें बताए। तो भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट काम है यही है कि हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकें, यानी संप्रेषण कर सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? छात्र को लिखित कार्य करते हैं, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? देखो अगर एक शिक्षक है जो छात्र को अगर कोई लिखित कार्य देता है तो उसे कब जांचे, यानी उसको कब जांच करना चाहिए ये बताना है। तो देखो जब शिक्षक का खाली समय हो, नहीं शिक्षक का खाली समय तो क्या पता कब हो, तो वो नहीं होगा। अगले सप्ताह के दौरान, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, तो सप्ताह के दौरान तो ये तो अलग हो गया कि अगर मान लो आज काम कार्य दिया और उसको आज ही करना था तो वो अगले सप्ताह थोड़ी चेक होगा।
यहाँ पर सप्ताह के अंत के रविवार को अगर चेक करोगे वो कोई मतलब नहीं रखता। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो लिखित कार्य दिया है वो अगर कंप्लीट हो जाता है उसके तुरंत बाद उसको चेक कर लेना चाहिए, चाहे वो आज हो चाहे 2 दिन बाद में हो, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने जांच कर लेना चाहिए। कब करना चाहिए, जब कार्य को, जो लिखित कार्य दिया है हो ना, वो पूरा होने के तुरंत बाद कर लेना चाहिए, ठीक है, उसको रखना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। देखो लोकतांत्रिक मूल्य क्या होता है, जैसे समाज में रहकर हम जैसे सहयोग की भावना है, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के बारे में सब ऐसे ऐसे जो अपने विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो अपने जो व्यक्ति के अंदर जो मूल्य उत्पन्न होते हैं, जो मूल्य होगा वो लोकतांत्रिक मूल्य हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो कब होगा, देखो खेल के दौरान, ठीक है, पुस्तक के दौरान कुछ नहीं होगा, प्रार्थना सभा में कुछ नहीं होता, वार्षिक महोत्सव में भी कुछ नहीं होता, लेकिन खेल के दौरान क्या हो, एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, मेल मिलाप करके हम चलते हैं, खेल को एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो हम एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। लोकतांत्रिक मूल्य अंदर व्यक्ति के अंदर या छात्र के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य है ना वो स्थापित होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल सही। छात्रों के लिए तो हमेशा प्रेरणादायक होना चाहिए, प्रेरणादायक यानी उससे सीख सके, ठीक है, छात्रों को प्रेरणा मिले। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि देखो अध्यापकों के अंदर अगर समानता का भाव रखोगे तभी आप उस विद्यालय में या अपना कार्य या आप अपना जो भी विद्यालय है उसको सही रूप से संचालित कर सकते हो। क्योंकि देखो भेदभाव करोगे तो प्रधानाध्यापक अगर भेदभाव करेगा तो उसमें क्या द्वेष की भावना उत्पन्न होगी अध्यापकों के मध्य, तो जो कार्य होता है शिक्षण कार्य वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और जो विद्यालय है ना वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन 3 क्या हो रहा है, कुशल प्रबंधक हो, बिल्कुल सही बात। अगर अच्छा प्रबंधक होगा तो वो उस विद्यालय को अच्छी तरह से अच्छा डायरेक्शन में लेके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रधानाचार्य के जो होने चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ये सभी गुण होने चाहिए, ठीक है ना, सभी, ये तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा है ना वो शक्ति और सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत किसके लिए है, देखो महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी, ए व बी दोनों होगा। देखो शिक्षा अगर मिलेगी तो महिलाओं के लिए शक्ति और सत्ता का स्रोत होगा। कैसे होगा कि अगर मान लो पहले क्या था, शिक्षा एक कम, महिलाओं को कम पढ़ाया जाता था, तो वो उनका जो राजनीति में और उनके जो विचार, उनके जो अधिकार थे उनके बारे में उनको पता नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं वैसे वैसे उनको अपनी शक्ति के बारे में, अपने विचारों, अपने जो अधिकार है उनके बारे में और जो सत्ता में जो भागीदारी है उनमें उनका योगदान बढ़ रहा है, ठीक है। और पिछड़ों के लिए कैसे कि पिछड़े लोगों को पता नहीं था कि उनके अधिकार क्या है, तो अगर वो भी शिक्षित होंगे तो उनके भी अधिकार उनको पता चलेगा, तो वो भी अपनी शक्ति का, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और सत्ता में अपना योगदान दे पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो डी दोनों दे रखे हैं तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है, शिक्षक का मूल कार्य क्या है। देखो शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है वो देखो यहाँ पर दे रखा है, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियाँ बताना, अध्ययन के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन के लिए में सहायता करना। देखो अगर शिक्षक का मूल कार्य देखें तो मूल कार्य क्या होगा, ये सभी कार्य वैसे तो शिक्षक के हैं, पर देखो मूल कार्य अगर देखें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 देखो सी क्या दे रहा है, अध्ययन के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना, तो ये उनका मूल कार्य होगा। अगर वातावरण अगर अध्ययन करने के अनुकूलित है तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे से बालक को सीख पाएंगे बालक, और अच्छे से अपना जो विकास है वो कर पाएंगे। अब ये सभी तो वैसे तो सभी तो कार्य हैं अध्यापक के, पर देखो मूल कार्य क्या होता है उनका, वातावरण, जो अनुकूलित वातावरण है वो तैयार करना। अगर अनुकूलित वातावरण नहीं होगा तो शिक्षक अच्छी तरह से शिक्षित नहीं कर पाएगा, बच्चों को अच्छे से ज्ञान नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, मूल कार्य क्या होगा, वातावरण तैयार करना, अनुकूलित वातावरण तैयार करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की पहल करने सबसे पहले कहाँ हुई। देखो शैक्षिक प्रशासन में
नेतृत्व की सबसे पहले पहल कहाँ हुई, कौन से देश में हुई? देखो, अमेरिका, रोम, इटली और ब्रिटेन। बताओ देखें कौन से में हुई थी सबसे पहले? सबसे पहले हुई थी ये अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? जो नेता होता है उसके लिए सर्वाधिक ज्ञान जो विषय का है ना, वो कौन सा होता है? देखो यहाँ पर देख रहा है मनोविज्ञान का, सम्मोहन शक्ति का, राजनीति का और प्रभावशाली व्यक्तिगत का। देखो अगर हम देखें तो नेता नेता अगर होगा तो नेता में सबसे ज़्यादा जो विषय है ना, वो किसका सर्वाधिक ज्ञान होना चाहिए? प्रभावशाली व्यक्तिगत का, यानी कि जो भी प्रभावी व्यक्तिगत का होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।